नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में इन दिनों मानो सूरज आग उगल रहा है। रेत से लेकर शहरों तक और सड़कें तक पूरी तरह से सब कुछ तपने लगे हैं। इंसान से लेकर पशु पक्षियों तक सब गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। दिन हो या रात हो, लू की थपेड़ों से कहीं राहत नहीं है। आलम यह है कि दोपहर में अगर बाहर आप निकल जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोपहर में तो बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और इन सब के बाद अब नौतपा भी शुरू हो गया है। वो 9 दिन जब पूरे उत्तर भारत में और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने वाली, लिहाजा मौसम विभाग ने भी गंभीर हीटवेव का अलर्ट प्रदेश में जारी किया है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 46 से 47 डिग्री से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। कहीं पेयजल की परेशानी है तो कहीं भीषण गर्मी में बिजली नहीं आ रही है। अपनी अपनी दिक्कतें। और ऐसे में इस मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें, इस पर आज की चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। चढ़ता पारा, बढ़ती तपिश। तापमान हाई, गर्मी बहुत है भाई। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी परेशान। लू के थपेड़ों से झुलस रहा राजस्थान। नौ तपा, राजस्थान तपा। तो नौ तपा का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपनो राजस्थान भी भयंकर लू की चपेट में आ गया है। और ई वजहों कई लोगों ने भारी परेशानी हो रही है। कई जगह पर लाइट की कमी है, बिजली को नहीं आ रही। कई जगह पर पेयजल की कमी है। कई जगह पर डॉक्टर को नहीं। कई जगह पर अस्पताल में भीड़ ज़्यादा लग रही है। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें और परेशानियों से बचें। कैसे बचें, इसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस गर्मी में कैसे अपना खास ख्याल रखना है, ये समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। मैं सबसे पहले परिचय करवाऊं आपका। डॉक्टर जीनत अंसारी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं, पूर्व निदेशक हैं आप एम्स के। और डॉक्टर CM नौटियाल साहब भी हमारे साथ हैं, मौसम वैज्ञानिक। आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और नौटियाल साहब, सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करूंगा कि ये गर्मी कहां तक जाएगी इस बार, और क्या पिछली बार के सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं तापमान को लेकर के? भीषण गर्मी की वजह से हमने देखा उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे ज्यादा गर्म है। हमने ये भी देखा कि दुनिया में जितने भी सबसे ज्यादा गर्म शहर है वो सारे के सारे भारत के अभी लिस्ट में चल रहे हैं। ये क्या हो रहा है सर, कहां तक तापमान जाएगा? देखिए, जैसे हमने अभी देखा था कि बांदा का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जाने की बात बताई जा रही है। और वो दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में रहा है। असल में मई का महीना ऐसा महीना है जब सूरज करीब करीब ओवरहेड होता है। इस समय यदि हम दूरी की बात करें तो सूरज से पृथ्वी की दूरी इस समय सबसे कम तो नहीं होती। 15 करोड़ किलोमीटर के करीब की ये दूरी है। तो ये 14.7 भी कुछ और समय पर होती है, जैसे जनवरी में होती है। इस समय पास तो सबसे नहीं है। तो गर्मी का कारण केवल सूरज से दूरी नहीं है, गर्मी का मुख्य कारण है इस समय सूर्य का लगभग ओवरहेड होना। जो मई के शुरू में होता है तो वो 78 डिग्री का एंगल होता है। वो बढ़कर मध्य में जाते जाते 81 से 83 या 82 और अब 83 से 84 डिग्री तक हो जाता है। और 90 डिग्री होगा तो ये बिल्कुल ओवरहेड हो जाएगा। तो ये जो तिरछी के स्थान पर लगभग सीधी किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और दिन में क्योंकि कंडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तो दिन में 2 बजे से 3 बजे 4 बजे के बीच में ये सबसे ज़्यादा तापमान होता है। इन 9 दिनों में, जिसे हम नौ तपा कहते हैं, 9 का मतलब 9 और तपा का मतलब हीटिंग। तो ये 9 दिन जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा तपन होती है। एक्चुअली इससे थोड़ा सा पहले और इसके थोड़ा सा बाद भी ये पोजीशन तो थोड़ी बनी रहती है एस्ट्रोनॉमिकली, लेकिन उसके बाद मॉनसून का क्योंकि इफेक्ट थोड़ा सा पड़ना शुरू हो जाता है, इस कारण से ये जो 9 दिन हैं
इनमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यानी मई 25 से लेके जून 2 तक के। यद्यपि जिसे हम ये एस्ट्रोनॉमिकल सिटी कहते हैं, रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का रहना, तो ये तो लगभग जो है 8 जून तक रहेगा। हम्म। दूसरी ये भी महत्वपूर्ण बात जाननी है कि ये जो हम कई बार एस्ट्रोनॉमी के आधार पर सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने की बात को कहते हैं, ये केवल उसकी स्थिति दिखाता है, ये इस गर्मी का कारण नहीं है। गर्मी का कारण यह है कि इस समय सूर्य ऑलमोस्ट ओवरहेड है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस समय बारिश नहीं है, जमीन बहुत गर्म हो जाती है, इसकी वजह से उसके पास की हवा वो भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। तो आप ये भी देखते हैं कि मई के महीने में जब बहुत कुछ दिन तक बहुत तपन हो जाती है, जमीन के पास की हवा गर्म होकर ऊपर से उठती है, जी। तो इसके भरने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है, तो कई बार वर्षा भी हो जाती है। तो नोटियाल साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस बार सारे रिकॉर्ड गर्मी तोड़ देगी, और क्या कोई ये एनवायरमेंटल ऐसा चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से भीषण गर्मी उत्तर भारत में, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी है सर इस बार? देखिए, अगर आप पिछले कुछ साल का ट्रेंड देखें, खासतौर पे मई के लिए, जी। तो आप देखेंगे कि तापमान धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे उत्तर भारत की ये स्थिति है। मई में आप देखें तो मई में वैसे वर्षा भी पिछले 9-10 साल में अगर आप देखें तो उससे पहले के औसत से थोड़ी ज्यादा हुई है। लेकिन ये निश्चित है कि तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन का भी है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रात का भी है, वो जी। भी दोनों पिछले कुछ सालों में बढ़े। और इस साल भी डर यही है कि डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टेम्परेचर ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल। और नोटियाल साहब, मैं वापस आपका रुख करूंगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक एम्स के। मिश्रा साहब, सब लोग इस बार भयभीत हैं, और नोटियाल साहब जैसे बता रहे हैं कि भीषण गर्मी है पूरे उत्तर भारत में, और खासतौर पर हमारे राजस्थान के जो शहर हैं वो सर वो तवे के जैसे तप रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू के इलाकों में, श्री गंगानगर के इलाकों में तो रेत में आप अंडा दबा दो वो उबल जा रहा है, आप पापड़ रख दो वो सिक जा रहा है सर। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन इस भीषण गर्मी से इंसानों पर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं सर, और उनसे कैसे बचाव करें हम? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये जो हीट वेव जिसे हम कहते हैं, लू जी। चलना, और जो ये नौ तपा जो इन्होंने एक नाम दिया है, मैंने पहली बार सुना है ये नाम, कि 9 दिन तक ये रहेगी इस तरह की हीट वेव कंडीशन, या लू की जो कंडीशन है 9 दिन तक चलेंगी। उम्मीद है 9 दिन तक ही चलें और उसके बाद टेम्परेचर्स गिरना शुरू हो जाएं। तो इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारे दिक्कत आती है उसमें हीट एग्जॉशन की, जिससे शरीर बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है हीट की वजह से, और उसमें क्रैम्प्स होने लगते हैं शरीर की मांसपेशियों में, क्योंकि सोडियम लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, और कई बार लोग बेहोश भी हो जाते हैं, जिसको हीट सिनकोप कहते हैं अंग्रेजी में। और लाइफ जीवन घातक जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें शरीर का जो कोर तापमान है शरीर का, वो एकदम से इतना 106 107 हो जाएगा, जिसको मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी हम लोग कहते हैं। तो उसकी वजह से कई बार अगर उसका उपचार इमीडिएट नहीं हुआ, जो जिसमें इमीडिएट कूलिंग शरीर की होनी चाहिए, गीली चादर उड़ा के पंखे के नीचे रख दें, किसी को कोई भी पंखा हो, और उसको रिहाइड्रेशन थेरेपी हो घर में, जो कर सकते हैं लोग। और फिर अगर नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो दवाई देने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर मैं समझता हूं कि पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना अत्यंत आवश्यक है इस तरह के गंभीर रोगियों को। तो हीट एग्जॉशन जो है, जो लू जैसे लग जाती है, उसमें खूब सा पसीना भी आ सकता है, खूब कमजोरी लगेगी, एकदम थकान महसूस होगी, चक्कर सा आएगा, खाने का मन नहीं करेगा, बल्कि जी मिचलाएगा, सिर में दर्द होने लगेगा, और शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन जब हीट स्ट्रोक होता है तो ये मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है इसको। उसमें शरीर का जो तापमान है और तापमान का जो रेगुलेशन है वही फेल कर जाता है। वो फेल करने से कोर टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, जो 37 होता है आमतौर से शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, उससे फिर जो हमारी चमड़ी है वो गर्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है,
स्वेटिंग नहीं होती तो उससे भी हीट लॉस नहीं हो पाता है। फिर मेंटल जो इसमें मानसिक जो ब्रेन के ऊपर जो इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें एकदम से कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। जी। और फिर जैसे सीजर जो हम कहते हैं, मिर्गी का दौरा आ गया, हीट स्ट्रोक की वजह से ये दौरा भी पड़ सकता है ब्रेन का, और आदमी बेहोश भी हो सकता है। और जो हीट क्रैम्प्स, हम जो मसल्स में आपकी मांसपेशियों में जो पैर की मांसपेशियां हैं, अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, और उसकी वजह से ये स्पाज्म आना शुरू हो जाते हैं जो पैरों में हमारे, या हमारे पेट में, और शरीर की कमी हो जाती है, और कई बार नमक की कमी हो जाती है, और एकदम से जो कई बार लोगों को बेहोशी आती है, तो वो हीट सिनकोप कहलाता है। और इसकी वजह से जो दूसरे तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं स्वास्थ्य की, उनमें ये डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि रिहाइड्रेशन की बहुत आवश्यकता है, जी। और ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग हो गई, तो उससे फिर सारे शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किडनीज हो, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, उसकी संभावना अधिक हो जाती है। तो इसमें जो उपचार बहुत आसान है, जी घर सर। पर रह के कर सकते हैं। जी, डॉक्टर जीनत अंसारी भी हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर साहब वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन जीनत जी, अभी जिस तरह की परिस्थितियां, हीट वेव जिनका जिक्र सर ने किया, लू या फिर भीषण गर्मी है, ऐसे में सामाजिक दायित्व और बढ़ जाते हैं लोगों के। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सब मिल करके इस तरह की परिस्थितियों से निपट सकते हैं, जिसमें हम पशु पक्षियों के बारे में भी सोचें, आम लोगों के बारे में भी सोचें, मजदूर वर्ग जो है, ऐसे सरकार तो कह देती है, मौसम विभाग भी कह देता है कि भाई बाहर नहीं निकले, तेज लू है, लेकिन कई तरह के लोग जैसे मजदूर हैं, उनकी परेशानी है, उनको निकलना पड़ता है। इस तरह की जब परिस्थितियां होती है तो सामाजिक तौर पर सबके क्या दायित्व हों जो निभाए जाएं? देखिए, एक समाज सेविका होने के नाते हम लोग जितने भी सामाजिक लोग हैं, हम सबका फर्ज ये बनता है कि जो हम इंसान हैं, हम तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक ऐसा उपाय करके अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग जो है एक बेल का शरबत आता है, आप उसको पिएंगे तो उससे बहुत ठंडक आपको मिलेगी। आप बाहर जा रहे हैं, आप बॉटल में शिकंजी जिसके अंदर नमक ज्यादा हो वो मिला करके आप साथ में ले जाएं, सिप सिप करके पिए, तो वो आपके लिए जो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में जो इन सब जो हम मनुष्य हैं, हम लोग तो किसी ना किसी तरीके से और अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, पर जो सबसे मसला आता है वो जो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारे जानवर हैं, उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे तो बहुत से एनजीओज है जो एनिमल राइट्स के नाम पे बहुत मोटी सरकार से फंडिंग ले लेते हैं, पर वो करते कुछ नहीं है वो जानवरों के लिए। तो ऐसे में मेरी सबसे अपील है कि जो अपने घर के आसपास जो भी जानवर, गाय हैं, जो भी भैंस है, तो उसके लिए पानी का थोड़ा सा अपने घर से सड़क पे छिड़काव कर दें। एटलीस्ट कम से कम सड़क ठंडी होगी तो उन्हें बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। और ऐसे जो पहले जमाने में जो एक शेड बनाया करता था, तो वो कोई एक जैसे कैसे कुछ जैसे जो ये होते हैं गेहूं की जो पेड़ वगैरह होते हैं, उसका कोई एक शेड बनता था उसका, तो वो बहुत ठंडा करता था, वो बहुत ठंडा कर। तो आदमी सड़क पे कहीं कहीं सब लोग मिलकर के, जितने सामाजिक लोग हैं उसमें कुछ लोग कंट्रीब्यूट करके ऐसा एक शेड बनवा दे जिसके अंदर जो जानवर है वो रह सके। अपनी छतों के ऊपर पानी रखें, दाना डालें उनके लिए, जो कबूतर आते हैं, जो चिड़िया आती हैं, उनके लिए ऐसा काम कर सकते हैं। और जो जितने सड़क पे चलने वाले जानवर हैं, तो जो उनके मालिक है, पहले तो मेरी उनसे यही विनती है कि वे उन्हें उस दोपहर के टाइम में इस तरह से आवारा ना छोड़ें, तो बेचारी वो कहीं कहीं फिरती है, गर्मी लगती है, उनके पास बचाव का कोई उपाय नहीं होता है। तो ऐसे में हम ही सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह फर्ज बनता है कि हम लोग ग्राउंड पे आकर के ये काम करें कि उनके लिए कम से कम एक बाल्टी में पानी भर के रख दें,
या कुछ लोग थोड़े से ऐसा थोड़ा सा पाउंड टाइप के ऐसे बनवा दे सीमेंट के, जो बाद जी। में आप उसको तोड़ भी दे तो उसके अंदर पानी भर दे, तो जो जानवर है वो आए पिए अपनी प्यास बुझाए। और ऐसे ही जगह जगह पे सभी को अपना फर्ज निभाते हुए कि सड़क पे प्याऊ लगाने चाहिए, शरबत बांटने चाहिए। जैसे मैं तो अपना फर्ज अभी तक पूरा निभा रही हूँ, तो उसी तरीके से मैं सबसे ये अपील करती हूँ कि आप लोग भी, जो बेचारे रिक्शा वाले हैं, जो मजदूर करने वाले हैं, जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे में उनके लिए हो सके तो उनके लिए ये है कि वो आजकल 50-50 रुपए में, 100 रुपए में गमछे मिल जाते हैं, तो वो उनको कहीं पे अगर पानी रखा हुआ होगा तो वो कहीं भी पानी में उसे भिगोएंगे और उसे उसे गीला करके अपने सिर पे रख सकते हैं, तो उन्हें उससे फायदा मिलेगी, हवा ठंडी लगेगी। जी। और ऐसे में और पानी की जो अब आप पानी का, शरबत का जगह जगह अगर आप बांट दें तो उसमें से शायद ऊपर वाला भी आपसे कहीं राजी होगा, और ऐसे लोगों को भी उनको बहुत ज्यादा उनको मदद मिलेगी। मैंने तो बताना चाहती हूँ कि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो रिक्शा में, जो ई रिक्शा में सवारी कर रहे हैं, वो भी प्यास से बिलबिला देते हैं इतनी गर्मी में, जो उनके पास अपनी पानी बॉटल बहुत ज्यादा होती है, जरूरी है तो और वो पानी की गर्म, वो व्यवस्थाएं बहुत जगह गर्म जगह, हो हालांकि जाता है। सरकारी स्तर पर भी कई तरह के एहतियात बरते जाते हैं, व्यवस्थाएं की जाती है। नोटियाल साहब, एक सवाल जो हम सबके सामने है कि आखिरकार क्या इस बार मानसून जो है वो जल्दी आ जाएगा? राहत कब तक आप देख पा रहे हैं सर इस भीषण गर्मी से? जी, मानसून इस बार अपेक्षित है केरल में 26 मई के आसपास आएगा, लैंड लैंड करेगा। जी। तो इसका मतलब है कि जो और सालों से 4-5 दिन पहले होगा। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी जून के तीसरे सप्ताह के अंत होते होते मानसून आ जाएगा, जो अपेक्षित और सालों का समय है उससे थोड़ा पहले होगा। तो ये रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन अगर उमस उससे पहले बढ़ती है और तापमान भी ज्यादा रहता है तो उसमें थोड़ी-सी परेशानी ये होगी कि जैसा अभी डॉक्टर मिश्रा ने कहा था कि पर्स्पिरेशन या पसीना निकलता है तो थोड़ा-सा हीट बॉडी की निकल जाती है। लेकिन एक स्टेज के बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाता और पसीना नहीं सूखेगा तो ठंडक भी नहीं होगी। तो ह्यूमिडिटी भी उससे पहले, मानसून के आने से पहले जो बढ़ती है वो भी परेशान करेगी। लेकिन आशा करें कि इस साल और सालों के मुकाबले 4-5 दिन पहले मानसून आ जाएगा, तो जल्दी रिलीफ इस गर्मी से मिल जाएगा। लेकिन ये 9 दिन जो हैं ये थोड़ा-सा मुश्किल रहेंगे। वैसे मई का रिकॉर्ड ये भी है कि जब तापमान कुछ दिन तक आगे ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाता है, उसके बाद हल्की-सी वर्षा हो जाती है और मई में जी, ये ट्रेंड लेकिन कम से कम उत्तर भारत नोटियाल में देखा साहब, मौसम विभाग जो जारी करता है कि कई इलाकों में येलो अलर्ट हो गया, कई इलाकों के अंदर ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों अलर्ट को इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं सर? कहाँ ज्यादा परेशानी वाली बात है अलर्ट पर? एक्चुअली हाँ जी, होता यह है कि जब जमीन के पास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है जी। तो उसको भरने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है। और इसके साथ साथ अगर वहां पर, जैसा भी कुछ दिन पहले हमने देखा था उत्तर भारत में, क्युमुलो निम्बस बादल बन जाते हैं वहां पर, और जी। उनके बीच से जो हवा का झोंका है वो नीचे आता है, ठंडी हवा का, क्योंकि वो भारी होती है और वो नीचे की जमीन को से टकराकर वहां की धूल को भी ऊपर उड़ा देती है और थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। तो उसको देखते हुए कई बार जो अलर्ट्स हैं वो जारी किए जाते हैं। फिलहाल कोई किसी बहुत बड़े अलर्ट की अभी कोई बात नहीं है, केवल गर्मी से, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा, डॉक्टर अंसारी ने भी कहा, जी। गर्मी से बचाओ, अपने को हाइड्रेटेड रखना और सॉल्ट की कमी ना हो, धूप में जाने से बचना, ये सब प्रोटेक्शन है जो कर सकते हैं। बाकी क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और मुझे लगता है समय के साथ ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। जी मिश्रा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि भीषण गर्मी के अंदर क्या कि रोगियों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? कोई इस तरह के रोग भी हैं जिनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? और सामान्य सी बात है कि जब ग्रामीण इलाकों में किसी में भीषण गर्मी की वजह से नाक से खून आने लग जाता है, या फिर आपने जो जिक्र किया कि मूर्छा सी छाने लगती है, ऐसे हालत में क्या करना चाहिए सर हम सबको? अगर इस तरह की हालत है फिर तो पास के स्वास्थ्य केंद्र पे जाना ही सबसे बुद्धिमानी का काम होगा, जी। अगर बेहोशी जैसी हालत बन रही है। लेकिन इसके बचाव के बहुत उपाय बहुत आसान हैं। अनावश्यक आप धूप में सुबह 12 बजे से लेके 5 बजे तक ना निकलें, जहाँ पे भी डायरेक्ट एक्सपोजर की बात हो। अपना कोई छाता ले लें। जी। दूसरा, सन एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, 12 से
3 बजे तक तो खास तौर से, लेकिन 4-5 बजे तक भी। और इसीलिए हम लोग हर साल ये बात कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको सुबह काम कर लें, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को फिर 6 बजे से उनसे काम लिया जाए, दिन में उनसे काम ना लिया जाए। दूसरा, जो ढीले कपड़े पहने और हल्के रंग के सफ़ेद कपड़े पहने या हल्के रंग के कॉटन के, खास तौर से कॉटन के कपड़े पहने। जी। पानी खूब पिए, घर से पी के चले, साथ में भी ले लें अपना, और जिससे प्यास उतनी न लगे और आपका शरीर में हाइड्रेशन पूरी तौर से बना रहे। और इसके अलावा जैसे आपने कहा बेहोशी वगैरह आती है, तो उसके लिए तो फिर इमीडिएट स्वास्थ्य केंद्र पे जाना पड़ेगा। और वैसे अगर किसी को उल्टी हो रही है, जी मिचला रहा है, ये सब होता है हीट स्ट्रोक में, जी। तो फिर उसको ओरल हाइड्रेशन करके देखें, और नहीं हो रहा है तो फिर इंट्रावीनस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लगाने पड़ते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आता है, जो बच्चों के लिए भी आता है, बड़ों के लिए भी आता है। या फिर अपने घर में आप शिकंजी बना लें, नींबू, नमक और पानी में, स्वच्छ पानी में थोड़ी जो पतली लस्सी है वो ले सकते हैं, कोकोनट का पानी पी सकते हैं। तो ये बहुत सारे उपाय हैं, और शरीर को कूल रखें जैसे भी रख सकते हैं। ढीले कपड़े पहन के, हल्के कपड़े पहन के, कुछ छाता लेके चलें अगर जाना बहुत आवश्यक है तो। और फिर साथ में अगर बुखार आता है, शरीर का तापमान अधिक होता है, तो फिर तो गीली चादर करके व्यक्ति को उड़ा दें, पंखा चला दें, तो उससे बहुत जल्दी टेम्परेचर नीचे आ जाता है। और मिश्रा साहब, जैसे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कहते थे कि सबसे पहले कलेवा किया हुआ जरूरी है, मतलब कुछ खा लेना जरूरी है, खाली पेट नहीं, खाने के बाद पानी पी सकते हैं। और मैं जैसे जैसे सामान्य ग्रामीण जीवन की बात करूं, आपने भी जिक्र किया, तो क्या ये सही बात है कि भूखे पेट ज्यादा परेशानियां हो सकती है? बिल्कुल, इसमें सत्तू भी हम लोग पहले, सत्तू आजकल उसका चलन कम हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा होता है वो जी। और उस पानी में घोल के आप पी सकते हैं, तो उससे न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और पानी भी मिल जाता है। और उसमें थोड़ी सी गुड़ डाल लें, चीनी डाल लें, तो उससे कैलोरीज भी मिल जाती हैं, जो वर्कर्स हैं उनके लिए आवश्यक भी है वो। लेकिन जैसे ही कोर बॉडी टेम्परेचर अधिक होता है, तो उसको बहुत जल्दी नीचे करने की आवश्यकता होती है। और वो जो उपाय है वो बहुत आवश्यक है, तो घर पे हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रेशन जो आप कर लें, हाइड्रोथेरेपी, और होम केयर में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बेहोशी सी आ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और नहीं नीचे आ रहा है, तो फिर हॉस्पिटल में ले जाना उचित है। जी। कोई गंभीर खतरा भी हो सकता है ज्यादा देर धूप में रहने से या लू के चपेट में आने से सर? हाँ, हो सकता है। सीवियर हीट स्ट्रोक में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हम जिसे कहते हैं, वो अगर हो जाता है और टेम्परेचर पे दवाई देने से भी नहीं कंट्रोल में आता, उसके उपाय हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में ही होगा उसका उपाय। लेकिन कई बार मृत्यु भी हो जाती है हीट स्ट्रोक से। तो ये ध्यान रखना लोगों को आवश्यक है कि डिहाइड्रेशन हुआ, खून गाढ़ा हुआ, हार्ट अटैक का बढ़ सकता है इंसिडेंस, उसमें गुर्दों पर भी असर पड़ता है डिहाइड्रेशन में। तो ये शरीर के सभी अंगों को, पूरे ब्रेन से लेके नीचे हार्ट, किडनी, लिवर, सबको प्रभावित करेगा। और साथ में हमारा जीआई ट्रैक्ट भी, जो पाचन तंत्र है, वो भी उस पर भी असर पड़ता है। जी बिल्कुल सर, आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। क्या इस तरह की भीषण गर्मी होती है तो सरकारी स्तर पर भी कुछ एहतियातन कदम उठाए जाते हैं सर? बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि बचाव कैसे करना है जी। और उसके किस तरह से अस्पतालों में सुविधाएं, इमरजेंसी में तैयारी की जाती है इस तरह के रोगियों को रिसीव करने के लिए। और उनके लिए स्पेशल इंतजाम किए थे, हाइड्रोथेरेपी के लिए इंतजाम होता है। तो ये बिल्कुल हॉस्पिटल्स है, इस समय सारे अस्पतालों को तैयार रहना पड़ेगा, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स को। जब भी कोई रोगी आया हाइपरथर्मिया के साथ, जिसका शरीर का तापमान अनावश्यक रूप से अधिक हो गया है, में इमरजेंसी नंबर भी हैं आजकल उपलब्ध हैं, कहीं 102 है।